साथियों, इस स्टैचू को पहचानते हैं? इससे महान व्यक्ति शायद इस ब्रह्मांड में कोई हो। ये हैं लुई ब्रेल। ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्होंने ब्लाइंड लोगों के जीवन में जो रोशनी दी है, जो सकारात्मक संदेश दिया है, ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा। लुई ब्रेल ने ब्लाइंड बच्चों के लिए जो है लिपि, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, भाषा लिखते हैं, तो ऐसे ही लुई ब्रेल जी ने जो है ब्लाइंड बच्चों के लिए लिपि की खोज की थी। हर साल 4 जनवरी को उनकी याद बनाया जाता है। आज मैं हूँ राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज मोहान रोड लखनऊ, और हर साल 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे आया है, बनाता हूँ यहीं पर टीम के साथ। और मुझे ज्ञात हुआ प्रिंसिपल जो है वो भी जो है ब्लाइंड है, उनसे बात की जाए। आज उनसे बात करना, क्योंकि स्वयं दृष्टिबाधित हैं, उनसे मैं बात करूंगा। जैसा कि है कि आपके माध्यम से, आपके प्रतिनिधि के रूप में काफ़ी लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए हैं, बात की है। तो आज मैडम से मैडम संतोष कुमारी गुप्ता, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए श्रीमती संतोष कुमारी गुप्ता, दिनांक 14/6/2016। तो इन जब कभी मुझे इच्छा होती है इनके पास आता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, मन में शांति मिलती है। तो मैं आया हूँ, अब इनसे बात करूँगा। तो हम लोग तो जैसे घर में आती है तो 2 मिनट में हम लोग बेचैन हो जाते हैं। आज तो इन्वर्टर आ गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ उनसे कि उन्होंने जो इतना बड़ा संघर्ष कैसे तय किया यहाँ पर, उससे हमको प्रेरणा मिलेगी। जैसे केरल में एक IAS हुई हैं प्रांजल पाटिल, हम लोगों को ऐसे लोगों से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। आज मैं मैडम से बात करूँगा। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, आपका। और आज जैसा कि 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे मनाया था, हमारी टीम मनाती है, तो काफ़ी लोग जो है आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो 2-4-5 प्रश्न लोगों ने मुझसे बोले हैं, वही मैं आपसे पूछूंगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। ये हमारे बगल में बैठी हुई हैं बहन संतोष गुप्ता जी, और यहाँ जरा आप अपने स्कूल के बारे में पूरा बता दीजिए मैडम। मेरा स्कूल का नाम स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इंटर कॉलेज है। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, लेकिन पूर्णतः चला ये 2009 से था। और हम यहाँ पर 7 साल से कार्यरत हैं, और बच्चों का हम लोग 6 साल से लेकर 18 साल तक एडमिशन लेते हैं, और कक्षा 1 से 12 तक की यहाँ क्लासेस चलती हैं। एडमिशन हम लोग लेते हैं उन बच्चों का जिनके मतलब सर्टिफिकेट्स दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना होता है, उन बच्चों को यहाँ एडमिशन कक्षा 1 से मिलता है। बीच में भी अगर कोई बाहर से आना चाहता है तो वो लेता है। यहाँ पे छात्रावास है जिसमें 100 बच्चों की सीट है, 100 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, और 25 बच्चे वैसे होते हैं जिन्हें हम लोग बस से लाना ले जाना करते हैं। और इन्हें यहाँ पे म्यूज़िक और सभी UP बोर्ड के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो ये तो मैडम ने अपने स्कूल के बारे में बता दिया, और ये इसलिए बताया है मैडम ने कि ये जो चैनल है सोशल मीडिया ही मेन चाह रहा है, और ऐसे पता नहीं कितने लोग हों जिनको जानकारी ना हो। अब जो जिस लिए मुझे आने को कहा गया है, लोगों ने कहा गया है, जैसे अलंकार जी का मैंने एक इंटरव्यू लिया था, तो कहाँ से यात्रा शुरू की थी और यहाँ तक, तो सबसे ज़्यादा प्रेरणा उस संघर्ष के समय से मिलती है जो आदमी करता है। मैडम, आप जो बचपन रहा है मैडम, आपका कहाँ का रहा है? मेरा बचपन रायबरेली में गुजरा है। हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। पापा जैसे आपके क्या करते थे? पापा मेरे बिजनेस में थे, लेकिन लॉस हो जाने के कारण वो बिजनेस भी बंद हो गया था। अच्छा, लॉस हो जाने के बिजनेस आपका बंद हो गया था। अच्छा। हम 3 भाई बहन हैं, तीनों ही ब्लाइंड हैं। आप तीनों भाई बहन ब्लाइंड हैं? हाँ, तीनों ही भाई बहन ब्लाइंड? तीनों ही। और मम्मी पापा ठीक थे? मम्मी पापा ठीक। साथियों, समझ रहे हैं कि कितनी वाकई बड़ी बात है। मुझे भी नहीं मालूम था, अभी मालूम हुआ कि तीनों ही भाई बहन ब्लाइंड हैं।
तो आपका जब जो शुरू की स्कूलिंग कहाँ पर? मेरी स्कूलिंग रायबरेली से ही हुई है। मैंने नॉर्मल में ही पढ़ा है, क्योंकि माँ बाप को पता नहीं था कि अच्छा। कोई ब्लाइंड स्कूल होता है। अच्छा। तो एडमिशन्स के लिए मेरे पापा चूँकि लॉस हो गया था, तो वो करीबन 16-17 साल हम लोग के साथ थे नहीं। अच्छा तो अच्छा। हमारी मम्मी बहुत मेहनत की, हर जगह एडमिशन्स के लिए जाती थी, तो लोग नहीं करते थे कि blind साथियों बच्चे- साथियों समझ रहे हैं कि इनकी माँ को भी नमन, जैसा कि मैडम बता रही हैं कि इनकी मम्मी जो है, क्या नाम मम्मी का? उमा देवी गुप्ता। उमा देवी गुप्ता जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, कितनी मेहनत की है कि इनकी मम्मी हर जगह जाती थी और कि एडमिशन कर लो एडमिशन कर लो, लेकिन नॉर्मल स्कूल वाले उपेक्षा करते थे और एडमिशन नहीं देते थे। नहीं, क्या कहते थे? कहते थे ब्लाइंड बच्चों का स्कूल नहीं, कोई स्पेशल स्कूल में डालो। लेकिन फिर भी कोशिश करके मम्मी ने पढ़ाया। पहले हम लोगों ने सूर्य की स्कूलिंग हमारे शिव मंदिर में हुई, क्योंकि नया नया खुला था। हाँ। उन्हें बच्चे पढ़ाने थे, तो उन्होंने एडमिशन ले लिया। सरस्वती शिशु मंदिर जो होते हाँ, हैं, स्टार्टिंग किस क्लास तक? 5th तक। 5th तक आपकी स्कूलिंग शिशु मंदिर में। सरस्वती शिशु मंदिर में हाँ। हुई। अच्छा। उसके बाद राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हो गया एडमिशन, क्योंकि वहाँ की जो मैम थी 10 के बाद ही? नहीं, नॉर्मल में। अच्छा, उसके बाद GGIC। साथियों समझ रहे हैं कि हमें ये जानना चाहिए कि मैडम ने है ब्लाइंड लेकिन पढ़ा है नॉर्मल स्कूल में, तो ये से एक तो बात स्पष्ट है कि भले ही कोई शरीर से ब्लाइंड हो सकता है, लेकिन दिमाग और सोच, जैसे अरुणा सिन्हा ने कहा है, जो पहली वर्ल्ड की पर्वतारोही हैं, कि आदमी जो है विकलांग जो है मन से नहीं होना चाहिए और शारीरिक विकलांगता कोई मायने नहीं रखती। तो GGIC में आपने पढ़ा किस क्लास तक? 12th तक नॉर्मल स्कूल में? हाँ, नॉर्मल ही पूरी पढ़ाई। मैंने इंटर 12th किया यूपी बोर्ड इलाहाबाद, मतलब। और फिर FG कॉलेज रायबरेली, जो कि कानपुर से रिलेटिव है उस समय, तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd की डिग्री ली। अच्छा। और BEd किया? हाँ, BEd जनरल BEd होता है? जनरल भी किया है और स्पेशल भी किया है। अच्छा, ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए? हाँ, वो दिल्ली से किया है। वो स्पेशल BEd होता है? हाँ, वो स्पेशल BEd होता है। अच्छा, तो ब्लाइंड बच्चों के लिए स्पेशल BEd होता है? हाँ, मैंने डबल MA डबल BEd दोनों किया है। साथियों समझ लीजिए कि मैडम जो है ब्लाइंड है, डबल MA और डबल BEd। मैं खुद की बताऊं तो मैं भी BA ही पास हूँ, उससे ज़्यादा मेरी पढ़ाई मैंने नहीं कर पाया, यद्यपि मैं नौकरी में आ गया। तो नमन है मैडम को। अच्छा, BEd किया? BEd किस सन में किया? BEd 97-98 में किया, स्पेशल BEd 96-97 में किया। अच्छा, उसके बाद 1 साल घर रहे, 2001 में जॉब लग गई। 2001 में एज ए लेक्चरर बॉयज ब्लाइंड इंटर कॉलेज है बगल में, वो लड़कों का, उसमें लगी थी। अच्छा। 2001 में वहाँ लगी। 2016 में प्रमोशन हुआ एज ए प्रिंसिपल। अच्छा, वो यहाँ पर हुआ। पहले आप बॉयज स्कूल में थी? हाँ। और अब यहाँ आ गई? हाँ। ये बताइए कि जो ऐसे लोग होते हैं, इसका समाज जो है लगता है कि उपेक्षित भाव से देखता है। बिल्कुल है? पहले भी देखता था, आज भी देखता है। क्यों ऐसे देखते हैं? कारण क्या है? कारण देखिए, नॉर्मली कारण ये हो सकता है कि हम लोग साथ में, कहने को तो कहते हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं, हम लोग साथ में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों की सीमाएं लिमिट हैं। हाँ। जैसे अब हमें बाहर जाना है, तो मुझे नहीं पता रास्ता कहाँ है। हाँ। अगला सोचेगा इनका हाथ पकड़ के ले चलना पड़ेगा यार, इसलिए दबे पाँव यहाँ से निकल लो। अच्छा। तो ये रहता है उपेक्षा का कारण सिर्फ ब्लाइंडनेस है, और कोई नहीं कि हम आपके साथ पूरा साथ दे नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कहीं दावत में गए हम, ठीक, वहाँ पे हर आदमी इधर उधर देख भी रहा है, इधर उधर दौड़ भी रहा, खा भी रहा, सब कर रहा हो। हमारे साथ तो एक आदमी को बंध के रहना पड़ेगा ना, तो आदमी सोचता है मतलब आपको किसी के वैशाखी पे खड़े होना पड़ेगा? हाँ। अच्छा, तो वैसाखी नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये है कि भाई अब बाहर कहीं है तो हमें लोकेशन पता नहीं, तो हमें तो मान लीजिए सहारा चाहिए। मतलब कहना है सहारा चाहिए, और कहीं ना कहीं गलत लोग होते हैं, उससे धोखा वगैरह भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव होता है। सुरक्षा का भाव भी होता है। आदमी सोचता है ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसे ऐसा होता नहीं है। मतलब आदमी आपको मन से बिगला खुद। हाँ। अच्छा, लेकिन कुछ अच्छे भी लोग होते हैं होंगे जो? नहीं, अच्छे लोग तो कम पाए जाते हैं समाज में। अच्छे लोग बहुत कम पाए जाते हैं, बुरे कम पाए जाते हैं। हाँ, मतलब
कम से कम आप कहा करें कि 10% लोग हाँ। 10% अच्छे होते हैं, 10 5%। हाँ, मान के चलिए कि 80% लोग बुरे ही होते हैं समाज में। साथियों, जैसा कि आप समझ रही हैं, मैडम जो बता रही हैं कि 80% लोग बुरे ही होते हैं, ये मैडम का कहना है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है। अच्छा, कोई मैं जबरदस्ती नहीं, ये मेरा हाँ, पर्सनल नहीं तो मानना है। जो आप इसीलिए तो इस सोच में समाज की किस तरह बदलाव आ सकता है? समाज की सोच में देखिए, अब तो पहले तो था आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आजकल पढ़ने लिखने के बाद भी आदमी सोचता है ब्लाइंड है, इनको छोड़ो, इनके पास जाओगे तो अभी कोई ना कोई काम बता देंगे। तो ये सोच ना रखें, हमें भी मौका मिले, हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, सिर्फ आप सहयोग करें, दया ना दिखाएं, ये मेरा मानना है। कुल मिला के जैसे फ्री में आता है, फ्री में अच्छी बातें हैं, फ्री में प्रोत्साहन भले ही आपका ये कहना है कि आपको या आपके बच्चों को मतलब मोटिवेशन की भावना, आपको कहना मोटिवेशन की भावना। साथियों, एक फीलिंग समझ रहे हैं मैडम की कि आप दया ना दिखाएं किसके पास खाने को नहीं, खा कमा हर आदमी लेता है, लेकिन आपका मैडम कहना है कि बच्चों को मनोबल मजबूत करने के। हाँ, मनोबल मजबूत करें, सहयोग करें। सहयोग किस रूप में? मुझे जैसे मान लीजिए मुझे पढ़ने में कोई चीज दिक्कत है, हाँ। आप उसको मुझे रीडिंग करके सुना दीजिए। मुझे चलने में दिक्कत है, आप मुझे जरा सा हाथ पकड़ के यहाँ से वहाँ पहुँचा दीजिए। हालांकि स्टिक लेके हम लोग चल सकते हैं, लेकिन बहुत सी जगह होती है जैसे रोड क्रॉस करने में थोड़ा डर भी लगता है कि कोई तेज गाड़ी, जो कि सामान लोग ही चला रहे हैं, कोई आके ठोक दिया तब तो हमारे हाथ पैर भी टूट जाए, हम तो डबल विकलांग हो गए। हाँ। तो ये चीज रहता है। तो ये है कि आप सहयोग करें, जैसे जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए देखा जाए तो समाज में कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है, एक दूसरे की सहायता सबको चाहिए। एक आँख वाले को भी सब कुछ सहायता चाहिए। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, तो अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं तो मैं अपने दोस्त से पूछूंगी, या मान लीजिए कि कोई काम कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी से तो पूछेंगे ही ना। साथियों, ये समझ लीजिए मैडम का ये कहना कितनी अच्छी बात है कि पूर्ण कोई नहीं है। मान लीजिए कि मेरे पास आई है, हमारी आई है, लेकिन कहीं ना कोई कुछ ज़रूरत तो मुझे भी पड़ेगी। कुछ मामलों में ये मैडम मुझे बहुत आगे होंगी, तो हमको ये नहीं समझते चाहिए समाज में सभी लोग जो है एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्या लगता है मैडम कि जो पूजा या नमाज या मंदिर जाते हैं, सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कि मानव सेवा नहीं है, मानव की पूजा नहीं, मानव सेवा है। आप अपना पूजा पाठ भी करिए, उससे कोई एलर्जी नहीं, लेकिन अगर आपको कोई मिल रहा है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि खाली दृष्टिबाधित को ही देखिए, कोई भी दिव्यांग, कोई कमजोर गरीब, कोई गरीब है, दिव्यांग है, बुजुर्ग है। आजकल तो बुजुर्ग की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ। तो बाहर वालों की सेवा तो मान लीजिए, लेकिन आप पहले अपने घर से शुरुआत करिए, अपने घर से शुरुआत करिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, फिर आस पड़ोस में देखिए आपके आस पड़ोस में कौन बुजुर्ग है या कौन दिव्यांग है या कौन गरीब है, उनसे शुरू करिए। जब हम छोटी शुरुआत करेंगे, छोटा छोटा मिलके ही बड़ी शुरुआत हो पाएगी। साथियों, देखिए मैडम के विचार यहाँ आके मुझे लगता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर में मैडम के जो विचार से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मैडम का ये कहना है कि अभी जो है वो पहले आपने माता पिता, उसके बाद पड़ोस समाज, और उसके बाद जो है और लोगों की जो है सेवा कीजिए। लेकिन माता पिता की करिए, अपने बच्चों में मेन संस्कार डालिए। थोड़ी देर बाद आइए ना। तो साथियों, ये समझ रहे हैं, मैं हूँ यहाँ पर मोहान रोड स्थित दृष्टि बाधित बालिका विद्यालय में। क्या कहते हैं, मैडम बहन संतोष गुप्ता जी हैं। अच्छा, यहाँ आप स्कूल में आपका स्कूल है ये, ऐसे ही आपके अगल बगल कई स्कूल है। कौन कौन से स्कूल हैं यहाँ पर? मेरे बगल बॉयज लड़कों के लिए है, दृष्टिबाधित का है, मूक बधिर का है, संकेत विद्यालय, एमआर लड़कियों का है, ममता विद्यालय। अच्छा, तो और प्रयास हैंडीकैप बच्चों का है, जो मतलब अस्थि विकलांग होते हैं। मेरा एक प्रश्न ये कि जैसे बहुत लोग, आपको बाकी तो व्यवस्था है, लेकिन कभी कभी जैसे 2 4 5 महीने में जनरल जो समाज के लोग हैं, जैसे कोई अपने यहाँ बच्चे का बर्थडे मनाता है या मरीज डे मनाता है, कुछ मनाता है, अगर लोग जैसे बड़े बड़े होटल में मनाते हैं, ठीक है, अगर अपनी खुशियाँ इन विकलांग बच्चों के साथ शेयर करेंगे, दिक्कत नहीं, उससे बच्चों में नहीं, मतलब ये आपकी दिक्कत की मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, समझिए। बच्चों में देखिए एक तो भाव आएगा कि बच्चे इनसे जुड़े हैं, ठीक है, और दूसरी चीज है बच्चों में क्या, जैसे मान लीजिए कि हम हैं,
ठीक है, हम आपके पास आए हैं आपसे बात करने। और तो जैसे मैं अपना मैरिज डे मनाऊं, ठीक, और केक आपके बच्चों से कटवा दूं? या केक आप खुद काटिए, हमारे बच्चे सामने रहेंगे, कुछ भी रहे, किसी मतलब कुल मिला के हम, ये हमारा कहने का मतलब ये है कि भावना हम ये काट कुछ करें, लेकिन बच्चे भावनात्मक रूप में शामिल रहें। तो लगता है कि बच्चे क्या एहसास करेंगे? बच्चे भी सोचेंगे कि कुछ लोग हमारे साथ रह रहे हैं और हम उन लोग को भी अच्छा लगेगा, बच्चों को अच्छा लगा। मतलब ये एक विचारधारा, अगर समाज जैसे जो जनरल आदमी है जो अपने आप को क्या कहते मानते हैं कि अगर ऐसा आते हैं तो काफ़ी ऐसे बच्चों का मनोबल ऊंचा हो सकता है। साथियों, ये समझ रहे हैं एक मैसेज है कि जैसे आपके बच्चे हैं और या आप लोग खुद ही हैं, अभी हम लोग बच्चों में संवेदना की ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं, कोई स्कूल नहीं देता, भले भले मोटी मोटी फीस लेता हो, और यही कारण है कि बाद में माँ बाप वृद्धावस्था आश्रम में जाते हैं। अगर सभी लोग जो है कुछ ना कुछ कोई प्रोग्राम साल में सिर्फ एक बार इन बच्चों के पास आए, अपने बच्चों के साथ कुछ ना करें, दो टॉफी बांट दें, उनसे बात करें। अगर जैसे बच्चे लोग आते हैं, बच्चों से मिलें, बात करें, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो हम लोग करवा देते, जो जैसा करता है वैसा करवा देते हैं। हम लोग अपने बच्चों का कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। तो अपने बच्चों में बहुत संस्कार डाली हूँ कि कोई भी है कि आप स्कूल में नहीं, बाहर भी कोई दिखता है तो बच्चे मेरी मदद करते हैं। साथियों, मेरे ये इस खाली एक स्कूल की बात नहीं है, पूरे समाज की बात है, पूरे ऑल वर्ल्ड की बात है, क्योंकि इस टाइप के लोग तो हर तरफ होंगे। तो समाज को एक संदेश है कि जहाँ कहीं रहें, किसी रूप में, किसी भी स्कूल में बच्चों में संस्कार डालें कि बच्चे समाज से जुड़े और बच्चे अपने अकेले मोबाइल में ना जुटे, समाज भी देखें। बच्चों में संस्कार हम लोग डालें कि बच्चे आगे मदद करने के लिए आगे बढ़ें, तभी हम समाज में सुधार ला सकते हैं। और इससे देखिए, इससे बच्चों में संवेदना की जो शिक्षा स्कूल नहीं दे पा रहा है, क्या लगता है? संवेदना कहाँ दे पाएगा? स्कूल इतना कोर्स हो गया, स्कूल क्या क्या सिखाएगा? हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, हम एडमिशन करा के फुर्सत थोड़ी ना पाएंगे। ये सब संस्कार और संवेदना ये तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। साथियों, समझ रहे हैं कि अगर संवेदना, आजकल हम लोग जो चिल्लाते चिल्लाते परेशान हो जाते हैं और ये जब चीज़ें हो जाती हैं, सबसे पहले तो माँ बाप खुद ही बच्चों को टाइम देना। जब तक आप टाइम नहीं दे पाएंगे कैसे हो पाएगा? अभी जो है मैडम का ये कहना है कि माँ बाप जो है बच्चों को समय दें और इस चीज़ों से जोड़ें जहाँ से संवेदना उत्पन्न होती है। आपका ये कहना है कि जोड़ें भी, पहले खुद हम बच्चों से जुड़े, तभी तो हम बच्चों को कोई शिक्षा दे पाएंगे। अच्छा, भाग दौड़ की जिंदगी में हम अपने ही बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को कुछ सिखाने के लिए पहले खुद भी तो करना पड़ेगा ना। अनुकरण तो बच्चे अनुकरण करना चाहिए। हम अनुकरण तो बच्चे तभी करेंगे जब मैं खुद करूंगी। अच्छा मैडम, एक चीज़ और आजकल इधर है, ये कोटा वगैरह में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो संवेदन मतलब एक ऐसा प्रश्न है जो कि हमारे दिमाग में आया तो लगे हाथ पूछ लो। तो अक्सर इधर देखा कि बच्चे वहाँ खूब सुसाइड करते हैं। वहाँ क्या, यहाँ भी 9th 10th में बच्चे, तो इसका कारण ये मतलब बच्चों में संवेदना का कारण संवेदना का नहीं है, कारण हमारा है। हम लोग दबाव बनाते हैं कि बेटा 90% लाना ही लाना है। पड़ोसी का बच्चा देखो 90% लाया है, मतलब तुलना करते हैं। हाँ, तो आप लोग अगर समझदार व्यक्ति हैं तो 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं, लेकिन हर उंगली का एक रोल है। अच्छा, तो उसी प्रकार से हमारे सारे बच्चे बराबर। हो सकता है हमारा बच्चा कुकिंग में बहुत अच्छा है, हो सकता है कोई सिंगिंग में, तो उसको उस क्षेत्र में बढ़ाइए, प्रेशर मत बनाइए। आप प्रेशर बनाएंगे, अब मान लीजिए हमने कोटा भेज दिया अपने, मेरा बेटा साइंस नहीं पढ़ना चाह रहा है, मैं जबरदस्ती पढ़ाऊंगी तो वो कोटा जाके क्या करेगा? हाई फाई सोसाइटी में, फिर उतना पैसा हम नहीं देंगे। वो किसी गलत संगत में पड़ गया तो उसको उतना पैसा, जब पैसा नहीं मिलता, कर्जा पड़ गया तो वो फांसी लगा ही लेगा। आपका कहना है कि बच्चों की सही काउंसलिंग न हो के माँ बाप जो है अनावश्यक दबाव डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल दबाव डाल रहे हैं। साथियों, ये देखिए, ये जो करंट मुद्दा है कि जो बच्चों में जो दबाव डाल रहे हैं और कुछ ना कुछ बच्चों की जड़ों से दूरी को भी इसमें, हाँ, माँ बाप का समय न दे पाना ये भी कारण है। माँ बाप का समय दे पा, हाँ, ये भी कारण है। अब हमारा ही बेटा था 10th में, मैंने बहुत प्रेशर नहीं बनाया, बिना प्रेशर के वो 88% ले आया, मेरे लिए बहुत है ना। मैंने उसको डांटा है, कभी नहीं डांटा। ठीक है, आपका जो आ गया ठीक है, आप
मेहनत करिए, अपना लाइफ में सेटल होने की सोचिए। हाँ, मतलब ये कहना कि भाई बच्चा रहेगा तो कुछ कर लेगा, हाँ। जब बच्चा ही नहीं रहेगा तो वही क्या चीज़। करेगा। अब हम दबाव बनाए, मान लीजिए कुछ कर लेता तो नुकसान किसका था। आपको ये वहाँ जैसे कोटा में आजकल जो पंखे हाँ। लगाए जा रहे हैं, वो ऐसे पंखे लगाए जा रहे हैं कि पंखे नीचे आ जाएंगे, कोई समस्या का क्या स्थायी समाधान है? कोई समाधान नहीं है भाई पंखा ये चोट तो लगी जाएगी ना। हाँ। चोट तो लगी जाएगी, चोट लगी जाएगी तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता नहीं तलाश देगा बच्चा। बिल्कुल तलाशेगा। तो ये सब चीज़ें होने, हम उसके कारण अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो उसके कारण हम जी फलाने का लड़का डॉक्टर बना है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, फलाने का सीए बना तुम्हें। अरे आप बच्चों की रुचि भी तो जानो कि बच्चा क्या करना चाहता है। एक बार बच्चे की रुचि भी तो हमें जाननी चाहिए। अच्छा साथियों, मैडम का ये कहना है कि सबसे पहले बैठिए, बच्चे की रुचि जानिए। बच्चे की रुचि अगर मालूम हो जाएगी, मतलब कुल मिला के बच्चा आगे चले, आप पीछे चले। किस दिशा में बच्चा जाना चाहता है उसको काउंसलिंग, मतलब आप उसको जाने दीजिए, एक बार आप समझा दीजिए। अगर समझता नहीं मम्मा मुझे यही करना है, नहीं पापा मुझे यही करना, ठीक है बेटा आप उसमें ही खुश रहो, लेकिन आप ये जान लो कि बच्चा जिस अपने मन से करेगा। मेरे भतीजे का ही था, भाभी कह रही थी डॉक्टर बनेगा, तो वो मुझे फ़ोन किया, बुआ देखो मम्मा ऐसे कर। तो हमने भाभी से कहा कॉमर्स नहीं पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा बेटा जो पढ़ना चाह रहा है पढ़ाइए। पढ़ाया, आज वो BHU का गोल्ड मेडलिस्ट है। अगर साइंस लिया होता तो कहाँ गोल्ड मेडलिस्ट रहता, कहीं ना रहता। तो बच्चे जो पढ़ना चाहे, बच्चों को खुशी मन से पढ़ने, तभी बच्चे कुछ कर पाएंगे। अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। अभी फिर क्वेश्चन उठेगा कि दबाव नहीं डालें तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बार दबाव ना डाल के देखें, बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा साथियों, आप समझ रहे हैं, मैडम से बातचीत हो रही है और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। मैडम तो बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे सबसे ज़्यादा जो सीखने को मुझे मिलता है मैडम से सीखने को मिलता है, क्योंकि कि इस लेवल पर मैडम आई हुई हैं। आज ये प्रिंसिपल हैं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित बालिका स्पर्श विद्यालय की, और मैं तो मैडम को मैं धन्यवाद दूंगा। और मैडम जो आपका जो प्रोग्राम वगैरह किस दिन आपके यहाँ कौन सा मनाया जाता है? लुई ब्रेल डे क्या बता रही थी? देखिए, लुई ब्रेल जो हमारे ब्रेल के जनक हैं, उनका जन्म दिवस हम लोग 4 जनवरी को मनाते हैं। हर साल 4 जनवरी? हाँ, हर 4 जनवरी को। पहले तो ऐसे ही बनता था, लेकिन अब सत्संग परिवार व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके वो हैं संतोष साहू जी हैं, जो भाई हैं हमारे, वो अब आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चों को भी इंतज़ार रहता है कि हाँ कब आएंगे, अब की क्या खिलाएंगे। साथियों, जैसा कि बता दूं कि मैं स्वयं, चूँकि मैं बताना नहीं चाहता था कि मैडम ने कह दिया, लेकिन हर साल हम लोगों ने क्या कहते हैं डिसाइड किया है कि 4 जनवरी को तो कोई कहीं भी होता है, हमारी टीम का यहीं रहता है, उसकी आत्मा यहीं समाहित है। लेकिन आप लोगों को जो 4 जनवरी के लिए अपना मोबाइल नंबर भी बता दीजिए मैडम, और जो आपसे संपर्क करना है। हाँ, अगर आपको कोई समस्या एडमिशन या किसी का, मेरा नंबर है 94 15 190 118। ये मेरा मोबाइल नंबर एक बार बता दीजिए तो। 94 15 190 118, ये मेरा मोबाइल नंबर भी है और व्हाट्सएप नंबर भी। साथियों, मेरे साथ ये मैडम है। आज बहुत से समाज में ऐसे बच्चे ब्लाइंड होते हैं। मेरा ये प्रयास है कि उन बच्चों को गाइडेंस, दिशा और समाज की उनके प्रति जो उत्तरदायित्व है उसका कैसे निर्वाह किया जाए, इस दिशा में मेरा प्रयास चलता रहता है। और मेरा नंबर तो सभी मोबाइल नंबर आप लोग जानते ही हैं, 9695000515 9695000515। हर साल 4 जनवरी को हम लोग आते हैं। वैसे भी कभी आप लोग आना चाहें तो मैडम से संपर्क करेंगे, मुझसे संपर्क करेंगे। तो बच्चों को मनोबल की बहुत ज़रूरत है मैडम। लाइफ में एक लाइन में कहते तो बच्चों को क्या मनोबल की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा ये रहता है ना, जैसे बहुत से बच्चे बहुत पुअर फैमिली के, गांव के होते हैं, तो उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है जो समाज के लोग, जो अच्छे लोग होते हैं, वो दे सकते हैं। मतलब जो साथियों एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे आपके पास जो है जो पुअर बच्चे हैं, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कुछ देना, उनको माध्यम नहीं मिलता है, मंच नहीं मिलता है कि कैसे हम दें। तो उस दिशा में भी मैडम ने बात कही है कि आज जो आने वाला बच्चा है, बच्चा अमीर नहीं होता है। मान लीजिए कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? मेरे पास 110 110 बच्चे हैं। 110 बच्चे में कल्पना कीजिए कि 30-35 बच्चे गरीब हुए।
तो आप यहाँ के 110 में 100 बच्चे गरीब होंगे, 10 ही बच्चे जो होंगे जो ठीक ठाक फैमिली। अब ये समझ लीजिए, कह रहे हैं 110 में मात्र 100 बच्चे ऐसे हैं जो जिनके माँ बाप समर्थ है, बाकी 100 बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी आप मदद करके बहुत महान काम कर सकते हैं। इससे बड़ी पूजा क्या होगी, आप स्वयं विचार कीजिए। क्योंकि ऐसा करने के बाद एक दिन प्रयोग के तौर पर एक दिन यहाँ पर आइए, मैडम से मिलिए और बात कीजिए और इनसे जुड़िए। सबसे पहला काम, और अपने बच्चों के साथ आइए। बच्चे आपके बात करें, पहले बच्चों को आगे बढ़ाइए तब आइए। तो साथियों, मैं मिलता हूँ मैडम, बहुत बहुत समझा। इस चैनल को क्या करना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? आपका 7 देशों में चैनल देखा जा रहा है। हाँ, चैनल बढ़िया है और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कितना अच्छा चैनल आपने बनाया है। चलिए हम लोग इसको सब्सक्राइब किए, जब कुछ नया पड़ता है तो हम लोग देखते भी हैं, बच्चे भी हमारे देखते हैं। साथियों देखिए, कुल मिला के मेरे चैनल का उद्देश्य ही यही है, ऐसे लोगों का मनोबल मजबूत करना और अपना हमें सीखना। तो इनका अगर भाई वही बात हो गई कि जैसे किसी के माथे पर चंदन लगाएंगे तो क्या कहते हैं, आपकी उंगली में भी सुगंध आएगी ना। तो इस तरीके से कर भला हो भला। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलता हूँ।